स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। पुरानी एनसीईआरटी है तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो इससे मुश्किल क्वेश्चन कोई भी नहीं है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज ईदर 0 और 1। डिटर्मिनेंट आप समझते हो, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब उसमें सेकंड ऑर्डर इसको बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 1 0 1 0 1 0 1। ऐसा क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स के अंदर किया था कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स हो और उसमें 0 और 1 ही आ सकता हो तो ऐसे कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। तो ये बड़ी अटपटी बात है। अज्यूम दैट इंडिविजुअल एंट्रीज ऑफ डिटर्मिनेंट आर चोजन इंडिपेंडेंटली एंड ईच वैल्यू बीइंग अज्यूम्ड विद प्रोबेबिलिटी 1/2। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। मतलब 0 और 1 दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। ये वैसे ही आपको बोला गया कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप समझ लो कि डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, इसमें 0 और 1 ही आ सकते हैं। अब उन्होंने ये पूछ लिया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब अगर मान लो यहाँ पर ए बी सी डी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस करके ए डी माइनस बी सी। अब वो बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो है, अब कहीं से भी ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का नहीं लग रहा। मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे, सैंपल स्पेस कहाँ से लिखेंगे, एलिमेंट्स वगैरह, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्वेश्चन समझ लिया कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी पूछा कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आनी चाहिए। यानी कि इसके लिए इसकी अगर प्रोबेबिलिटी मैं निकालना चाहता हूँ, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी मैं निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास टोटल केसेस होने चाहिए और ऊपर फेवरेबल केसेस। तो टोटल केस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले उसी को समझने की कोशिश करते हैं। टोटल केस कैसे होंगे कि कितने डिटर्मिनेंट हमारे सामने पड़े हैं। अगर यहाँ पर 0 और 1 आ सकता है। ठीक है, देखो मतलब कि यहाँ पर 0, देखो तो ऐसे करते हैं, ये डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर 0 भी आ सकता है और 1 भी। यहाँ पर 0 और 1, यहाँ पर 0 और 1, यहाँ पर 0 और 1। ठीक है, तो ऐसे हमें डिटर्मिनेंट लिखने पड़ेंगे कितने बन सकते हैं, जो हमने कंसेप्ट मतलब कि मैट्रिसेस में भी यूज़ किया था। मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। अब देखो ये मैंने लिखा कि सिंस डिटर्मिनेंट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो डिटर्मिनेंट की जो शेप है वो ऐसी होगी। अब देखो मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो मुझे टोटल केस चाहिए, फिर उसके बाद फेवरेबल केसेस की बात करूंगा। तो टोटल केस कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर कितनी एंट्रीज आ सकती हैं, आप बोलोगे सर 0 और 1, मतलब यहाँ पर 2 एंट्रीज आ सकती हैं। यहाँ पर कितनी आ सकती हैं 2, यहाँ पर कितनी आ सकती हैं 2, यहाँ पर कितनी आ सकती हैं 2। तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स, तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स कितने पॉसिबल हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। अभी कैसे है, मैं थोड़ा विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पर 0 पकड़ लो, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। ये एक डिटर्मिनेंट है। अब 1 को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5। तो इस तरह से हम 16 अलग अलग डिटर्मिनेंट, देखो ये सभी अलग अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस तरह से हम 16 टोटल डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। आई होप पहले इतना समझ पाए हो। अब हमें ढूंढना है फेवरेबल केसेस। अब फेवरेबल केसेस कैसे ढूंढेंगे, अब फिर से मैं थोड़ा सा आपको लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि इसको समझ। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी होगी। ये क्वेश्चन ना थ्योरेटिकल ज़्यादा है, और अगर मैं आपको सीधा करके दिखा दूंगा ना तो आज से 2-3 महीने बाद इसको आप भूल जाओगे कि क्या सर ने एक्सप्लेन किया था। तो ये आपको समझ लगेगा टोटल पॉसिबल डिटर्मिनेंट कितने बनेंगे, 16। ठीक है, अब क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने सोचा कि इसकी वैल्यू क्यों ना कैलकुलेट करके देखो। हमारे डिटर्मिनेंट में वैल्यूज कौन कौन सी हैं, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो अगर आप डिटर्मिनेंट को कभी भी कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे रैंडमली कुछ भी ले लो, इसका आंसर कितना आएगा 1 माइनस 0 मतलब 1। आप कुछ भी ले लो, 1 माइनस 1 0, मतलब इसकी वैल्यू या तो 1 आएगी, अगर आप वो भी चेक करना वो भी कर लो। इसके वैल्यू 0 माइनस 1 मतलब -1। 3 वैल्यूज पॉसिबल है डिटर्मिनेंट की, -1 आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है। मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इसको आप मिस मत करना। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट आपका 2 क्रॉस 2 का, ये वैसे ही मैंने ले लिया।
अब आपको पता डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं लिख देता हूँ AD माइनस BC। अब AD माइनस BC की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए मुझे, AD माइनस BC की वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये अब 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, तो सिर्फ AD माइनस BC की वैल्यू व्हेन इट्स वैल्यू इज़ 1, तो AD माइनस BC 1 कब पॉसिबल है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, AD माइनस BC इज़ मतलब कि देयरफॉर AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, तो ये होना चाहिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, मैंने आपको समझाया AD माइनस BC की वैल्यू 1 आएगी तभी पॉसिबल है जब AD की वैल्यू 1 हो, BC की वैल्यू 0, क्योंकि अगर BC की वैल्यू 1 हुई तो ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, अगर AD की वैल्यू 0 हुई, इसकी 1 हुई तो ये माइनस 1 बन जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब AD की वैल्यू 1 हो, BC की वैल्यू 0। तो AD, ये देखो इसको ध्यान से देखना, अब AD 1 चाहिए मुझे, A और D 1 चाहिए मुझे, और BC 0, तो ये एक डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। ध्यान से चेक करो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, सेम वे से ये भी पॉसिबल है, यहाँ पर तो 1 और 1 ही रहेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, इसका आंसर कितना आएगा 1, 0 इंटू 1 0, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, एक और केस करते हैं, 1 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो 1 माइनस यहाँ पर भी 0 मतलब 1, तो ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और इसके अलावा मेरे को केस बना के दिखा दो जहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होगी और कहीं पर भी वैल्यू 1 नहीं बनेगी। अब चेक कर लेना, देखो ये तो 1 1 मुझे चाहिए, यहाँ पर 0 0 दोनों आ गए, यहाँ पर 0 और 1 आ गया, 1 और 0 आ गया, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 ले सकते हैं, तो 1 इंटू 1 1 कर दो, यहाँ पर 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, वो 0 हमें नहीं चाहिए। ठीक है, पेपर में इस बात का ध्यान रखोगे, अगर पेपर में वो पूछ लें, अगर वो आपको बोल दें कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तब हम वो केसेस भी इंक्लूड करेंगे। आई होप ये कितना आपको क्लियर है। तो अब हमारे फेवर में केस कितने हैं, देख लो आपके सामने, हमारे पास 3 ही ऐसे केसेस हैं, देयरफॉर ओनली 3 केसेस आर देयर, मतलब कि जहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस भी हैं और मतलब कि फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस भी हैं। फेवरेबल कितने हैं 16, और सॉरी फेवरेबल कितने हैं 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 16। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे आंसर लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आंसर है 3/16। देखो क्वेश्चन ना ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर, अब देखो फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ लिखने की कोशिश की, आप इसको देखते ही समझ जाओगे। तो वैल्यू ऑफ सेकंड मतलब डिटर्मिनेंट जो सेकंड ऑर्डर का होता है वो इस शेप में होता है। अब यहाँ पर भी 2 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर भी 2 2 2, ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 16 डिटर्मिनेंट है। 16 क्यों निकाले, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल केसेस तो चाहिए, तो मैंने 16 निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या कि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। डिटर्मिनेंट में क्योंकि सिर्फ 0 और 1 है, तो डिटर्मिनेंट का आंसर या तो -1 आ सकता है, या 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है। तो मैंने इसको करके भी दिखाया आपको, AD माइनस BC आ गया। अब AD माइनस BC की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, 0 आएगी तो ये केस एक्सेप्टेबल नहीं है, -1 आएगी तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 1 कब आएगी, जब AD की वैल्यू 1 होगी, BC की वैल्यू 0। तो वो मैंने आपको करके दिखाया, ये A है, ये D है, ये A है, ये D है। तो इस तरह से हमारे फेवर में 3 केस हैं, टोटल केस कितने 16, 3/16 आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर। देखो मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, चाहे एक सिंगल क्वेश्चन हो, चाहे पूरा चैप्टर हो, एक्सरसाइज हो, पूरा मैथ हो, क्लास 12th का, 11th का, 10th का, 9th, कोई भी मैथ हो। मेरा हमेशा मोटिव एक ही रहता है कि अगर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो वो आपको समझ में आना चाहिए। मैं इतने अपनी तरफ से एफर्ट लगाता हूँ, वो तो बात की बात, अगर आपको समझ में नहीं आया आप उसको दोबारा भी देख सकते हो, मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हो, बट मेरा पहली बार में मोटिव ये होता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। आपको आई होप ये आपको समझ में आया। फिर भी कोई डाउट है, मुझे बिना सोचे समझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।